नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आफ्ताबी वाला आपका होस्ट। और मेरे साथ है आज का गेस्ट अतनुदा। आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करेंगे, मिडिल ईस्ट में जो हलचल चल रहा है उसी उसी को लेके। क्या यूएस ने इजराइल को छोड़ दिया? अतनुदा से मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा, क्या यूएस ने इजराइल का हाथ छोड़ दिया? क्या लगता है आपको? तो मैं आपको बताऊं, यूएस ने इजराइल का हाथ छोड़ा है या फिर नहीं छोड़ा है, ये अब हम लोग अभी ये इंस्टेंट हम डिसीजन में नहीं जा सकते। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनको 2 वीक्स टाइम चाहिए ये डिसीजन लेने में कि जो ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक किया जा रहा है इसराइल के द्वारा, उसमें यूएस इन्वॉल्व होगा या नहीं। के बीच अगर हम लोग रीजन ढूंढने जाए तो बहुत सारे रीजन हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें पहला जो रीजन है, यूएस जो देखते हैं कि यूएस अपने तरफ से डायरेक्टली कोई भी वॉर्स में इन्वॉल्व होने से ज्यादा पसंद करते हैं कि उन लोगों के बिहाफ में कोई और कंट्री ज्यादा इन्वॉल्व हो। ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, वो जो कंट्री है वो ज्यादा इफेक्टेड होता है। यूएस के ऊपर उतना अटैक नहीं किया जाता है। ऑन द अदर साइड यूएस उसको बैकअप प्रोवाइड करता है। और आगे जाके सबसे ज्यादा जब लॉस देखा जाता है तो यूएस के ऊपर कोई भी लॉस नहीं आता। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, प्रेजेंट जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में यूएस अगर कोई डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होता है तो ये यूएस की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन क्रिएट करेगा। क्योंकि हमको तो पता है कि यूएस का जो डेप्थ है वो सबसे ज्यादा है, जिसके वजह से यूएस अभी ये वॉर अफोर्ड कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। अगर ये वॉर लंबा खींच जाता है, इसमें ईरान के तरफ से अगर बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये वॉर लंबा खींचता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस के लिए ये क्वेश्चनेबल होगा। मगर एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है, इसमें अगर इस टाइम में 2 वीक का टाइम दिया जाता है तो जो एनरिचमेंट है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, जिसको यूज करके न्यूक्लियर बॉम्ब है वो डेवलप किया जा सकता है। तो ये जो 2 वीक का टाइम मांगा गया है, इस बीच अगर डोनाल्ड ट्रंप अपना जो डिसीजन है उसको चेंज कर लेता है और तुरंत ये जो यूरेनियम का जो ये जो प्रोसेस है इसको इसमें स्टॉप कर देता है, या फिर ईरान के ऊपर अटैक करके ये पूरा जो प्रोसेस है इसको स्टॉप किया जाता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जाके ईरान जो है ये न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर साइड एक और फैक्टर है, उसमें हो सकता है कि ईरान में ये जो रेडिएशन है ये रेडिएशन फैलना शुरू होता है। तो ये सब जो स्टेप है, ये सब स्टेप को ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप को ध्यान में रखना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से ये सारा स्टेप को ध्यान में रखते हुए अपने तरफ से डिसीजन लेने वाले हैं। अब क्या डिसीजन लेता है ये हम लोग को आगे जाके पता चल जाएगा, जब भी डोनाल्ड ट्रंप ये डिसीजन लेंगे कि यूएस ने ये साथ छोड़ा है या नहीं। मगर मुझे जो लगता है कि इस महीने ही, मतलब विदिन दिस मंथ, ये सारा जो है ये सब कुछ निपट जाएगा। जो भी डिसीजन है वो हम लोग को देखने को मिल जाएगा। ये जो 2 वीक्स का टाइम लिया गया है, हो सकता है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने तरफ से इसराइल के ऊपर कुछ ऐसा स्टेप जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप के पास एक मेजर रीजन मिल जाए डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई हम लोग इसीलिए ये वॉर को एस्केलेट किया है या फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे गया है, वो बोलने। ऑन द अदर साइड हो सकता है कि यूएस अपने तरफ से ऐसा कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं ईरान को कि भाई आप लोग अपने तरफ से डेवलप करो, या फिर हम लोग टाइम मांग लिए, मतलब हम लोग इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे। और ये सुन के दुनिया सोच रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट नहीं कर रहे, और अचानक से हम लोग को मिले कोई न्यूज जिसमें पता चले कि यूएस अपने तरफ से जो भी काम, मतलब जो भी अटैक करना था या फिर जो भी उन लोगों का बॉम्बिंग करना था, सब कुछ लोग कर गए, और ईरान का जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो कम्प्लीटली खत्म हो गया। ईरान ने अभी फिलहाल जो क्लस्टर बम से अटैक किया है इजराइल के ऊपर, ये कितना डेंजरस है? देखिए, क्लस्टर बॉम्बिंग जो है ये अगर देखा जाए दुनिया में लगभग 124 कंट्री में अपने तरफ से साइन किया है, जिसमें ये जो क्लस्टर बॉम्बिंग है ये करना नहीं चाहिए। मगर ज्यादातर जो बड़े कंट्रीज है आज के डेट में, अगर हम लोग इंडिया, चाइना या फिर यूएस, ये लोग क्लस्टर बॉम्बिंग के अगेंस्ट में ऐसा कोई साइन नहीं किया है। इसमें ऑब्वियसली इसराइल ने भी साइन नहीं किया, ईरान ने भी साइन नहीं किया। अब क्लस्टर बॉम्बिंग में होता क्या है, एक बड़ा शेल के अंदर बहुत सारा बॉम्ब को इकट्ठा करके उसको जाके फेंका जाता है। एक सर्टेन अमाउंट और रेंज कवर करने के बाद वो सारा बॉम्ब जो है वो सेल से बाहर निकलता है, और वो लोग डिफरेंट लोकेशन में जाके आगे वो फटने लगता है। इसमें कोई पर्टिकुलर पिन पॉइंट लोकेशन को टारगेट नहीं किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो सिविलियन से या फिर जो, मतलब कोई भी कंट्री का कोई भी लोकेशन के ऊपर ये अटैक करने से आगे आजू बाजू में जो एरिया है वो भी इसमें
क्षतिग्रस्त होते हैं। जो हम लोग को इस बार देखने को मिला कि इज़राइल में हुआ है कि हॉस्पिटल के ऊपर भी अटैक किया गया है, डिफरेंट जो सिविलियंस बिल्डिंग्स थे उसके ऊपर भी अटैक किया गया है। तो इज़राइल की तरफ से कहा गया कि जो क्लस्टर बॉम्बिंग कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है, ये करना नहीं चाहिए। और कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि क्लस्टर बॉम्बिंग की वजह से बहुत सारे बॉम्ब वो फटते नहीं है, वो जाके जमीन पे गिर जाता है या फिर कोई लोकेशन पे गिर जाता है। बाद में अगर कोई उसको बॉम्ब को मतलब छू लेता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो फट सकता है। जिसके वजह से इज़राइल के तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। इज़राइल का कहना है कि अपने सिटीजन्स को अगर आप लोग को ऐसा कोई बॉम्ब दिखे तो आप उनके करीब मत जाइए। आप अब जो लोग नियर बाय जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है या फिर जो इज़राइल के पुलिस है उन लोगों को कॉन्टेक्ट कीजिए, दे विल टेक केयर अबाउट इट। तो ये जो क्लस्टर बॉम्बिंग है ये होना नहीं चाहिए, मगर इज़राइल की तरफ से ये क्लेम किया गया है। ईरान इसको लेके अभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो लोग क्लस्टर बॉम्बिंग किया है या नहीं, मगर जो चांसेस है उसमें यही पता चलता है जिस तरह से इसराइल के ऊपर अटैक किया है या फिर इसराइल का डिफेंस सिस्टम जिस तरह से इसको रोक नहीं पाया। इसका मेजर रीजन है, अगर आप क्लस्टर बॉम्बिंग करते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें डिफरेंट जो बॉम्ब्स है वो डिफरेंट लोकेशन में फैल जाता है। तो जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो पर्टिकुलर कोई एक को टारगेट करता है। तो अगर ये जो टारगेट है इसको अगर हिट करता है जब एयर डिफेंस सिस्टम, उससे पहले ही अगर क्लस्टर बॉम्ब जो मेन शेल है उससे बाहर निकल जाता है तो वो आगे जाके कोई भी लोकेशन में कुछ अटैक कर सकता है, जिसके वजह से इसराइल इतना ज्यादा अफेक्टेड है। रिसेंटली कुछ सैटेलाइट पिक्चर से दिखाई दे रहा है कतार का एयरबस से यूएस का एयरक्राफ्ट को हटाया गया है। क्यों ऐसा स्टेप यूएस से क्यों लिया गया, क्या लग रहा है आपको? देखिए, यूएस का तरफ से ये जो किया गया है, हो सकता है कि यूएस एस्टिमेट कर रहा है कि आगे जाके अगर ये जो वॉर एस्केलेट हो रहा है जिस लेवल से, उसमें हो सकता है कि ईरान अपनी तरफ से यूएस का जो भी लोकेशंस में यूएस का मिलिट्री है या फिर यूएस के कुछ भी मतलब जो एमुनेशन है उसमें टारगेट कर सकते हैं, या फिर यूएस को कुछ भी तरह से ईरान हो सकता है कि नुकसान पहुंचाए। यही सब सोच के हो सकता है कि यूएस अपने तरफ से ये सब रिमूव कर रहा है। और एक चांसेस है इसमें, हो सकता है कि ये सब एक दिखावा है, यूएस अपनी तरफ से ये सब ईरान को दिखाने के लिए बस ये सारा स्टेप लिया है, जिससे ईरान को लगे कि भाई यूएस भी हम लोगों से डर गया है। आगे जाके हो सकता है कि विद इन 48 आवर्स या फिर विद इन 72 आवर्स कभी भी यूएस ईरान के ऊपर अटैक करे। क्या अब यूएसए मिडिल ईस्ट का जो वॉर है उससे अलग होना चाह रहा है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, यूएस कभी भी मिडिल ईस्ट के वॉर से अलग नहीं होगा, क्योंकि ये जो थ्रेट है ये न्यूक्लियर थ्रेट, आज के डेट में अगर ईरान के पास ये न्यूक्लियर बम आ जाता है, उन लोग का सिर्फ जो टारगेट है वो इसराइल नहीं है, उन लोग का टारगेट यूएस भी है। और यूएस को भी पता है कि आज के डेट में अगर ईरान को एक बार उन लोग एक बार न्यूक्लियर जो बम है उसको डेवलप करने का परमिशन मतलब उसको अगर डेवलप कर लेता है तो आगे जाके क्या होगा, वो यूएस के लिए एक परमानेंट थ्रेट बन जाएगा। कोई भी कंट्री अगर आप हम्म। पास्ट में उठा के देख लीजिए, एक बार अगर किसी के पास न्यूक्लियर पावर आ जाता है या फिर वो अपने तरफ से न्यूक्लियर कोई भी बॉम्ब को डेवलप कर लेता है तो आगे जाके वो कभी भी मतलब वो कभी भी डीन्यूक्लियराइज हो ही नहीं सकता। उल्टा वो क्या करता है, वो अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको लेकर दुनिया को धमकाता है। जैसे हम लोग को पाकिस्तान को लेकर हम लोग को पता है कि वो हमेशा करता है तो भाई हम लोग के पास पावर न्यूक्लियर बॉम्ब है, मगर वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको कब यूज करना है या फिर कब धमकी देना है ये भी एक क्वेश्चनेबल है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग किंग जोंग को देखें तो उसका भी तो यही सेम स्टैंड है ना कि भाई कुछ भी होता है तो वो बोलते हैं कि भाई बटन दबा दू, बटन दबा दू, जैसे बटन नहीं कोई हाथ में एकदम पेन पकड़ के बैठा है। तो ये जो है ये एक थ्रेट है, और ये जो थ्रेट है ये जितना ज्यादा फैलेगा दुनिया में उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इससे निपटने का जो मेजर स्टेप है कि भाई इसको फैलने ना दिया जाए, और वही स्टेप ले रहा है। आगे जाके अगर ये स्टेप सक्सेसफुल हो जाता है तो हो सकता है कि इंस्टेंट कुछ प्रॉब्लम होगा कोई भी पर्टिकुलर रीजियन में, और वो अगर ठीक से हैंडल किया जाए या फिर कुछ डेवलप टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको ठीक तरह से एस्केलेट किया जाए, हो सकता है कि आगे ये प्रॉब्लम मिट जाए। ऑन द अदर साइड एक और चांसेस है जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों कंट्री या फिर यूएस के साथ ईरान आगे जाके हो सकता है कि अपने तरफ से सरेंडर कर दे या फिर जो उन लोग का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें उन लोगों का जो भी शर्तें है वो मान ले, मगर इसका जो चांसेस है ये कभी काफी कम दिख रहा है। इसराइल ने पूरा क्लियरली कह दिया कि भाई हम लोग तो इसको बदला लेंगे। बांग्लादेश से ईरान ने जंग घोषित कर दिया है। अब यूएस बीच में ये जो 2 वीक का टाइम जो ट्रम्प अपने तरफ से कर रहे हैं आगे जाके इसको लेके थोड़ा सा क्वेश्चन है। एक बार ये क्लियर हो जाता है तो पूरा जो जंग है या फिर क्या होगा नहीं होगा ये पूरा डिसाइड हो जाएगा बहुत ही। अच्छा, क्या ईरान के पास रसियन हाइपरसोनिक का एक्सेस है?
क्या लग रहा है आपको? देखिए, जब ये वॉर स्टार्ट होता है, एग्जैक्टली वॉर नहीं, जब मतलब इसराइल अपने तरफ से पहली बार ईरान के ऊपर अटैक किया था कुछ दिन पहले, उस टाइम के बाद से सुनने को मिला था कि चाइना से एक कैरियर आया था जो कार्गो लेके आया था। कार्गो में क्या था ये किसी को पता नहीं। अब ये बात सुनने को मिल रहा है कि रशिया के साथ जैसे ईरान का रिलेशन काफी पुराना है और काफी अच्छा है, जिसके वजह हो सकता है कि रशिया ने अपने तरफ से ईरान को कुछ एमुनिशंस भी भेजा है पहले, या फिर ईरान अपने सिक्योरिटी के लिए कुछ एमुनिशंस पहले से रशिया से लेके रखा है। अब उसमें क्या है या नहीं है वो क्लियर नहीं है, मगर हाइपरसोनिक जो मिसाइल है इसमें ईरान नो डाउट बहुत ही अच्छी तरह से डेवलपमेंट बहुत सालों से कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मिसाइल्स के मामले में रशिया का कुछ हेल्प ईरान को अभी लगेगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत सारे मिसाइल्स बना के पड़ा है, मतलब अपने पास उन लोगों का स्टॉक नहीं, जिसके वजह से अगर देखा जाए अगर ये मिलिट्री इन्वेंशन होता है तो हो सकता है कि ईरान उसमें ज्यादा कामयाब ना हो। ऑन द अदर साइड जब तक ये वार सिर्फ मिसाइल्स के भरोसे ईरान लड़ रहे हैं तो नो डाउट ईरान को कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, जो ऑलरेडी मिल रहा है। जैसे हम लोग को देखे कि भाई क्लस्टर जो अटैक हो रहा है इसराइल के ऊपर, इसराइल की तरफ से भी यह कंफर्म कर दिया है कि भाई क्लस्टर, नो डाउट उन लोगों के पास जो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी वो काफी डेवलप है, इसमें रशिया का कोई मुझे नहीं लगता ये हाथ है। ऑन द अदर साइड एक चीज और हम लोग को देखने को मिली, जिसमें ईरान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वहाँ रशिया की तरफ से बोला गया कि हम लोग का जो भी सिटीजन है वो लोग वहाँ काम करते, इसीलिए इसराइल को कहा गया कि भाई आप वहाँ अटैक मत करो। तो इससे एक बात क्लियर हो जाता है कि रशिया जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें चाहे वो पावर बनाने का हो या फिर बम बनाने का, इसके साथ हो सकता है कि रशिया के पास कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है, या फिर इसमें रशिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जो भी कोई कंफर्म कुछ नहीं है। या फिर रशिया जिस तरह से ईरान का स्टैंड लिया है, भले ही पुतिन प्रोएक्टिवली आगे जाके ईरान के बिहाफ में लड़ नहीं रहा है, मगर हो सकता है कि रशिया का कुछ चांसेस है कि रशिया ने ईरान को कुछ लेवल पे हेल्प किया है जो अभी पब्लिक के सामने नहीं आया। तो फिर क्या हमें लगता है मिडिल ईस्ट में एक फुल स्केल वॉर का स्थिति बन गया है? क्या लग रहा है आपको? ऑब्वियसली उसका वार का स्थिति है, ईरान ने अपने तरफ से वार घोषित कर दिया है, इसराइल इसको छोड़ने वाला नहीं है। बस एक ही चीज इसमें मतलब ये फुल स्केल वार स्टार्ट होने में एक ही चीज इसको रोक रहे हैं, वो है आपका डोनाल्ड ट्रम्प। जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प अपनी तरफ से कुछ भी डिसीजन अनाउंस कर देता है ये फुल स्केल वार में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फुल स्केल वार में कन्वर्ट अगर नहीं करना है तो ईरान जो भी यूएस का और इसराइल का जो भी शर्त है सबको मानना पड़ेगा, इसका चांसेस काफी कम है अभी इस टाइम में। ओके दोस्तों, तो हम लोग डिस्कस किया अभी करंट जो सिचुएशन है इसराइल और ईरान का बीच में, और हम लोग लगातार इसी टॉपिक में अपना पॉडकास्ट लेते आएंगे। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू अतुल। थैंक यू। अब तक जय हिंद। जय हिंद।